नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, क्या कांग्रेस का समय चक्र बदलने लगा है? क्या कांग्रेस का बुरा वक्त जाने को है और अच्छा दौर आने को है? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी खुशखबरी मिली है। और मतलब खुशखबरी तो अच्छी होती है खैर, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उस खुशखबरी के बाद जो आने वाली खुशखबरी है वो उससे भी बड़ी है। मैं बात कर रहा हूं केरल की। आप सब को मालूम है केरल में स्थानीय निकाय चुनाव हुए और उस निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस की है, ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने अब तक ऐसी परफॉर्मेंस वहां नहीं की थी। उस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के बाद अब तय माना जा रहा है कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है। मतलब है तो अप्रैल में, पर फिर आपको मालूम है 4 महीना टोटल मान के चल लीजिए। खैर, आप 4 महीने में कोई बहुत ड्रास्टिक कोई बदलाव हो जाए तो अलग बात है, वरना केरल में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ खुद कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की पुरानी बीमारी अगर फिर उठ खड़ी हुई, वो बीमारी है हर घर में एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार की। अगर उस बीमारी पर काबू पा लिया गया तो कांग्रेस की सरकार बनने से केरल में कोई नहीं रोक सकता। क्या है सच्चाई? कैसे कांग्रेस ने निकाय चुनाव जीते? कितनी परफॉर्मेंस हुई कांग्रेस की? क्या बीजेपी के सपनों पर पानी फिरा? जो बीजेपी दिल्ली में बैठ के केरल की जीत के ढोल पीट रही है, उसकी सच्चाई क्या है? ये सब जानने के लिए हम चलते हैं सीधा तिरुवनंतपुरम, केरल। हमारे साथी, पुराने दोस्त, मेरे वरिष्ठ गिलवेस्टर भाई के पास, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई अखबारों, कई बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वही हमारे पुराने साथी, पुराने मेंटर गिलवेस्टर भाई केरल से हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। गिलवेस्टर भाई, सबसे पहली बात, ये जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं जिसको लेकर हम लोगों ने पहले भी बात की थी, थोड़ा मोटा मोटा आप बताइए, क्योंकि हमें छोटी मोटी खबरें मिलती है, छुट-पुट मिलती है। ओवरऑल क्या रहा है इसका रिजल्ट? पहले तो हमारे दर्शकों को जरा ओवरऑल बता दीजिए कि क्या, किस पार्टी की क्या कैसी परफॉर्मेंस रही। देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव में जो अभी परिणाम आए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो कांग्रेस वाला मोर्चा है यूडीएफ, उसने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। और जो ओवरऑल अगर हम इस पूरे उसका आकलन करें, तो ग्राम पंचायत में करीब 505 से 5 के करीब जो है ग्राम पंचायतें 940 में से यूडीएफ ने जीती हैं। 340 के आसपास सीपीएम वाले मोर्चा एलडीएफ ने जीती हैं। और बीजेपी ने केवल करीब 22 26 27 26 26 27 के करीब ग्राम पंचायत उन्होंने जीती हैं। और अगर कॉरपोरेशन का लें आप, केरला के अंदर 6 कॉरपोरेशन है, नगर निगम है। उन 6 में से 4 में कांग्रेस जीती है, एक में सीपीएम जीती है और एक में तिरुवनंतपुरम में भाजपा जीती है, जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है। अभी भी एक सीट कम है, एक वार्ड कम है उसका पूर्ण बहुमत के लिए, जो सिंपल मेजोरिटी होती है। अब आप ले लीजिए म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज में भी करीब 58 म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस ने जीती है केरला में। और उसका लगभग आधा 25 के करीब जो है, 25 या 28 के करीब सीपीएम ने जीती। जिला पंचायत अगर ले लें आप, तो उसमें 14 में से 7 कांग्रेस और 7 सीपीएम वाले मोर्चे को मिली हैं। तो अगर जी। ओवरऑल आप देखें, वोट परसेंटेज का भी आज थोड़ा सा खुलासा हुआ है। तो वोट परसेंटेज भी करीब 40 से ऊपर वोट परसेंटेज पड़ा है यूडीएफ को, और 35 के करीब पड़ा है सीपीएम को, 35 से थोड़ा ज्यादा। तो 5% ज्यादा वोट प्रतिशत जो है पूरे केरला में कांग्रेस वाले मोर्चे को मिला है। और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उससे लगता है कि बीजेपी को केवल 16% वोट परसेंटेज मिला है। अगर ये सही है, यानी जो अभी जितना भी आया है सामने, अगर ये सही है तो बीजेपी के लिए एक झटका है। क्योंकि बीजेपी में अमित शाह ने यहाँ पे एक टारगेट रखा था कि 25% वोट परसेंटेज लेना जरूरी है लोकल बॉडी इलेक्शन में, स्थानीय निकाय इलेक्शन में। लेकिन अगर 16% पे आ गए या 18% पे अगर नीचे आ गए, तो इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए कोई ज्यादा बढ़ोतरी केरला के अंदर नजर नहीं आई है। और जहां तक स्थानीय निकाय के चुनावों का तात्पर्य है, यहाँ पे एक ट्रेडिशनली
एक वो रहा है ट्रेंड कि जब भी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाला मोर्चा अगर जो स्थानीय निकाय के चुनाव में थोड़ा खराब प्रदर्शन करता है, तो उसके अगले साल जो भी असेंबली चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस की सरकार के आने की जो मैं गुंजाइश है मैं बहुत ज्यादा मैं हो जाती मैं है। मैं यही पूछने वाला था भाई कि जो लोग कांग्रेस के सपोर्टर जो हमें देख रहे होंगे इस वक्त, उनके लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि इसे केरल का सेमीफाइनल कहा जा रहा था स्थानीय निकाय के चुनाव को। इस सेमीफाइनल में कांग्रेस फ्रंट की जीत हुई है, तो इसका विधानसभा चुनाव पे कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं, क्या नतीजे या क्या असर पड़ सकता है? बेसिकली नतीजे तो क्या बताएंगे अभी हम। देखिए, जो मैं बता रहा था आपको ट्रेंड, जैसे 2010 में लगभग इसी तरह से एक रिजल्ट आया था जब कांग्रेस वाले मोर्चे को वाम मोर्चा से ज्यादा सीटें हासिल हुई थी स्थानीय निकाय चुनाव में, और उसके अगले असेंबली इलेक्शन में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। और इस बार बल्कि 2010 से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने केरला के अंदर। तो ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है, नेताओं का मानना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा असेंबली इलेक्शन तक, तो उनके जीतने की संभावना बहुत अधिक है। यानी वो सत्ता में आने के लिए एकदम तैयार है केरला के अंदर, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो वाम मोर्चा है उसने इस झटके को अभी एनालाइज करना शुरू कर दिया है कि कहां कहां गलती हुई है। और यहाँ मैं एक बात बताना ये भी जरूरी समझता हूं कि जो पॉलिटिकल वोट है वो अभी भी इंटैक्ट है वाम मोर्चा का। ऐसा नहीं है कि उनका कोई बहुत बड़ा इरोजन ऑफ वोट्स हुआ सपोर्ट बेस में, लेकिन कुछ एक जगह में उनको काफी झटके लगे हैं। लेकिन जो ये ट्रेंड बता रहा है वो ये बता रहा है कि एक सरकार के खिलाफ एक जो है लोगों में के मन में इच्छा है कुछ बदलाव की, वो जो है सामने नजर आया है। तो उसके चलते ये लग रहा है कि जो असेंबली चुनाव होंगे अभी, कि केवल 3 महीने रह गए हैं, क्योंकि अप्रैल में होने हैं असेंबली चुनाव, तो मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर ले लीजिए तो अब 3 महीने के करीब हैं जो बाकी बचे हुए हैं। तो उस मोमेंटम को जो कांग्रेस का ये मानना है कि अगर कांग्रेस वाला मोर्चा इसी मोमेंटम को, जो जीत इनको हासिल हुई है, अगर इस मोमेंटम को तब तक बनाए रखते हैं और उसमें कामयाब रहते हैं, तो उनके लिए जीतना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो इसलिए क्योंकि एक और बात यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि पिछले 10 साल से केरला में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वाम मोर्चा की सरकार है। और जो काडर है कांग्रेस का वो काफी डिमोरलाइज हो गया था, क्योंकि पहली बार 1970 के बाद ऐसा मौका आया जब लगातार 2 बार जो है वो सत्ता से बाहर रही है कांग्रेस। ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं है। तो उसके चलते काफी जो है निराशा उत्पन्न हो चुकी थी कांग्रेस के काडर के अंदर। लेकिन जो ये जीत मिली है, ये इवन कांग्रेस के लोगों को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी जीत उनको मिल सकती थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सरकार से भी लोग नाराज थे, और नाराजगी जो है बीजेपी की तरफ जाने के बजाय, जैसे कि बीजेपी सोच रही थी कि उनकी तरफ थोड़ा और वोट मिलेगा, ऐसा नहीं किया लोगों ने। अभी भी जो है विपक्षी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस को ही माना है, उसी के ऊपर भरोसा जताया है। शशि थरूर की वजह से नहीं, मैं ये कह रहा था कि शशि थरूर जिस तरह से बीजेपी को बधाइयां दे रहे हैं अपनी वहां पर जीतने में, और जो उनका फिलहाल पॉलिटिकल जिस तरह का रुख अभी दिखा है, उसको लेके उस स्टेट में क्या, केरल में क्या चर्चाएं चल रही कि जैसे दिल्ली में या कहीं हम लोग तो क्या मान रहे हैं कि शशि थरूर अपना पॉलिटिकल करियर खुद खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो बीजेपी में जाके तिरुवनंतपुरम से कुछ चुनाव जीतना चाहते हैं वो तो पॉसिबल है नहीं वहां पर, क्योंकि वहां ऑलरेडी वो चंद्रशेखर, माफ कीजिए क्या नाम है, चंद्रशेखर शायद उनका नाम है, वो है। जी, तो केरल में भी क्या ये चर्चा है कि अपना पॉलिटिकल जो है वो शशि थरूर का ये एक आखिरी पारी एक तरह से कह सकते हैं हम? देखिए, शशि थरूर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है केरला के अंदर चर्चा का। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई, ना ही यहाँ पे मीडिया में कोई बहुत बड़ी चर्चा। हालांकि शुरू में थोड़ी बहुत चर्चा होती थी जब ये लगातार कांग्रेस के खिलाफ जो है स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन अब ये बहुत इनको इसको लाइटली लिया जाता है। और अब जो ये चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके चलते तो शशि थरूर का जो एक जो भी उनकी एक क्या कहते हैं इमेज थी, और उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी, और शायद उसकी वजह से उनका भी थोड़ा सा, क्योंकि उनको बोलने का मौका मिल जाएगा कि देखिए कांग्रेस जो है बहुत कमजोर हो गई है। तो इस वजह से अब उनका ये जो उनका एक क्या कहते हैं इमेज, और वो जो बोलते हैं उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे यहाँ पे। और भाजपा भी थोड़ा सोचेगी 2 बार कि अब
क्या शशि थरूर को किस तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि शशि थरूर के सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर उन्होंने काफी नेशनल लेवल पे भी काफी प्रोपेगेंडा या प्रचार किया, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए हैं, अंततः चुनाव के नतीजे ही सारा तय करते हैं और जनता जो सामने रखती है वही जो है सबसे बड़ी बात होती है। तो जनता ने तो अपना एक बहुत क्लियर मैंडेट दिया है, बहुत क्लियर मैंडेट है, इसमें कोई शक और शुबा की कोई बात ही नहीं है। तो ये मैंडेट ये दिया है कि वो अभी जो सत्ताधारी मोर्चा है उससे खुश नहीं है, उससे नाराज हैं और किसकी ओर देख रहे हैं, वो कहां से उनको उम्मीद है उनको जो है कांग्रेस वाले मोर्चे से, इसलिए उन्होंने उस तरफ को वोट डाला। आपने आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि आपने कहा कांग्रेस वालों को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा नतीजा आएगा। ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कांग्रेस को क्यों विश्वास नहीं था? इसलिए विश्वास नहीं था क्योंकि जो भी हिस्टोरिकली स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, हमेशा बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जहां पर वाम मोर्चा की सीटें घटी हैं। हमेशा ऐसे ही रहा है कि 60-40 रहता है रेशो, जो 60% वाम मोर्चा और करीब 35 से 40% जो है वो कांग्रेस वाला। और दूसरा ये था कि जिस तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही थी और जिस तरह से उसने अपना पूरे रिसोर्सेज यहाँ पे लगाए थे, उससे एक तबके को, कांग्रेस की लीडरशिप को ये लग रहा था कि कहीं बीजेपी जो है ऑपोजिशन का जो एक रोल है या फिर ऑपोजिशन का जो स्पेस है उसमें कोई ज्यादा कब्जा कुछ एक जगह ना कर जाए, ऐसा एक उनको भी संशय था, एक डाउट था उनको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे थे कि बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, और ये लग रहा था उनको कि करीब क्या नेक टू नेक हो सकता है या बिल्कुल आसपास का मामला हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही क्लियर एक मैंडेट है और 60-40 वाला मैंडेट ही है जो इनको मिला है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनता जो है एक चेंज चाहती है और वो विपक्ष के रूप में केवल कांग्रेस को देखती है। तो बीजेपी की जो एक उम्मीद थी कि वो विपक्ष का स्पेस कांग्रेस का जो है उसको कम कर कर उस स्पेस के अंदर घुस के एक मजबूत विपक्ष की तरह बीजेपी भी जनता के सामने आना चाहती थी, फिलहाल वो स्थिति दिख नहीं रही है और ना जो नतीजे हैं उससे लगता है कि बीजेपी अभी भी बहुत पीछे है तीसरे नंबर पे। जी, जी, जी। भाई एक चीज़ बताइए फिर क्योंकि बात बीजेपी की हो रही है तो मैं उसी पे पहले बात कर लेता हूँ। ये जो बीजेपी बहुत जश्न मना रही है, दिल्ली में प्रधानमंत्री मुबारकबाद दे रहे हैं, तिरुवनंतपुरम में कह रहे हैं हमारा मेयर बनने वाला है। चलिए आपने कहा अभी भी जितना अमित शाह ने टारगेट रखा था उससे भी कम है, लेकिन फिर भी केरल जैसे राज्य में बीजेपी अगर तिरुवनंतपुरम जैसे जगह पर जीत हासिल कर रही है, शशि थरूर होने के बावजूद, पहला सवाल तो है कि बीजेपी को ये कामयाबी मिलने के रीजन क्या दिखते हैं आपको? और दूसरी बात, शशि थरूर को लेकर शेष भारत में बड़ी वो है, मुझे तो खैर तो बहुत हैरानी है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए, उसका दुख मनाने की बजाय वो बीजेपी को मुबारकबाद दे रहे हैं। शशि थरूर को लेकर भी कुछ है वहां पर मामला, और चीजें बदली है कुछ? देखिए, तिरुवनंतपुरम के मामले में जो है मेरे ख्याल से केरला से बाहर लोगों को अभी इतना ज्ञान नहीं है इसकी जो राजनीतिक स्थिति है। उस यहाँ पे जो बीजेपी शहर के अंदर जो है काफी मजबूत है, क्योंकि इससे पिछले वाले कॉरपोरेशन काउंसिल में भी बीजेपी के 35 काउंसलर्स थे और उन्होंने सिर्फ अभी उससे 15 काउंसलर्स ज्यादा जीते हैं इस बार। और तिरुवनंतपुरम शहर या तिरुवनंतपुरम जिला में जो है बीजेपी का अच्छा खासा जो है उनकी शक्ति केंद्र माना जाता है केरला में। और इससे पहले भी आप देखते हैं कि पिछले 2-3 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कम से कम 2 चुनावों में तो शशि थरूर करीब 20,000 और 15,000 वोट से ही जीते हैं और नंबर 2 की पार्टी यहाँ पे बीजेपी रही है और करीब 1 लाख वोटों से पीछे जो है यहाँ पे वाम मोर्चा रहा है तिरुवनंतपुरम के अंदर। तो बीजेपी तिरुवनंतपुरम में पहले से ही मजबूत है, अभी की बात नहीं है, काफी सालों से यहाँ पे मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं और काफी नजदीक रहते हैं जीतने के। तो इसलिए जो कॉरपोरेशन के अंदर क्या हुआ इस बार, जो बीजेपी के जो 50 सीट मिलने का कारण ये भी रहा क्योंकि जो कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से इस बार इलेक्शन लड़ा है तिरुवनंतपुरम शहर में। पिछली बार उनके करीब 10 सीट थी, इस बार उसने 10 से बढ़ाकर 19 कर दी, 9 सीटें ज्यादा जीती हैं कांग्रेस, जबकि यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा करेगी। और जो वाम मोर्चा बहुत शक्तिशाली ढंग से जिसको लड़ना चाहिए था, मुझे लगता है उन्होंने इतनी शक्तिशाली ढंग से ये चुनाव नहीं लड़ा और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी सीटें लगभग आधी हो गई यहाँ पे और उसका सीधा जो फायदा
भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस भी तिरुवनंतपुरम शहर रहेगा असेंबली चुनावों में, क्योंकि जो पूरा कॉरपोरेशन का एरिया है उसके अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और अभी जो रिजल्ट का ट्रेंड आया उसमें कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा वोटें बीजेपी को मिली हैं जो बाकी मोर्चों के खिलाफ। तो शशि थरूर का जहां तक फैक्टर है, शशि थरूर कोई बड़ा फैक्टर इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि शशि थरूर की वजह से तिरुवनंतपुरम में ये जीत बीजेपी को हासिल हुई। वो सिर्फ वही कह सकते हैं जो तिरुवनंतपुरम शहर को नहीं जानते हैं, कि हम तो इसको बड़े नजदीक से इसको देखते हैं, तो इसलिए जो ये रिजल्ट आया है इसका कोई बहुत बड़ा श्रेय शशि थरूर को नहीं जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि ये ठीक बात हो सकती है कि कुछ एक तबके में जो थरूर को जो पसंद करते हैं लोग, तो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है शहर में, शायद एक हिस्सा उसका थोड़ा सा उससे इन्फ्लुएंस भी हुआ होगा, वो मैं रूल आउट नहीं करता हूँ। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा था भाई। अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि अब इतने नतीजे आए हैं जो कांग्रेस की उम्मीद से भी ऊपर है। कई विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस अपनी पुरानी बीमारी में तो नहीं आ जाएगी, कंप्लेसेंट तो नहीं हो जाएगी, फिर वही हर एक चौराहे पे एक सीएम कैंडिडेट तो नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल प्रदीप जी, इसका सबसे बड़ा एक जो है अंदेशा हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे हिस्ट्री रही है, अब सबकी बांछें खिल गई हुई है सारे नेताओं की, क्योंकि अब लगने लगा कि सत्ता उनके बहुत पास पहुंच चुकी है, यानी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और आप यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए कि 10 साल हो गए हैं सत्ता से दूर रह के, और बहुत बड़ा टाइम होता है खासकर कांग्रेस के लिए केरला में, क्योंकि यहाँ तो हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता था। तो नेताओं के अंदर भी एक उम्मीद जागी है। लेकिन अगर वो आपस में फिर भिड़ने शुरू हो गए, या जो जो गुटबाजी अगर तेज हुई, या जो ये जीत का क्रेडिट क्लेम करके कि वो उसको प्रोजेक्ट किया जाए, नेताओं को अपने अपने नेता जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करने लग जाएं, तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जनता चाहती है कि कोई मजबूत विपक्ष आए, कोई ऑल्टरनेटिव सामने रखे। तो इसमें मुझे लगता है कि एक जो नेता है वीडी सतीशन, जो ऑपोजिशन लीडर हैं, उनका मेरे ख्याल से काफी अच्छा पर्सपेक्टिव है। उनका ये कहना है कि ये टीम यूडीएफ की जीत है, इसमें किसी नेता का कोई श्रेय नहीं है। उन्होंने चुनाव से पहले भी कह दिया था कि अगर जीत हुई तो टीम यूडीएफ की जीत है, अगर हार हुई तो मैं उसकी जिम्मेवारी खुद लूंगा हार की, मैं करनी नहीं काटूंगा कि नहीं मेरी वजह से नहीं हुई। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक वो रखा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम चुनाव से पहले एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी जो है जनता के सामने रखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं अगर हम सत्ता में आते हैं, तो हम उस पॉलिसी को सामने रख के जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। हम यूं ही नहीं सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, हम कुछ करने के लिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो वो जो एक पूरा खाका है, जो उनका एक ड्राफ्ट है, वो जनता के सामने चुनाव से पहले रखेंगे। तो अगर जी। वीडी सतीशन और जो विपक्ष के नेता हैं, अगर उनके जो उन्होंने रखा है अपना एक तरीका, अगर उसके साथ बाकी नेता सब इकट्ठे होते हैं तब तो सही बात है। लेकिन अगर केसी वेणुगोपाल दिल्ली से अपनी जो है कोशिश करते हैं, और यहाँ पे रमेश चेन्नीतला हैं और के सुधाकरन हैं, ऐसे बड़े बड़े नेता जो यहाँ पर हैं, अगर उन्होंने अपना अपना राग आलापना शुरू कर दिया तो शायद मुश्किल हो सकती है। और जी। वो अब मेरे ख्याल से कांग्रेस हाईकमांड को देखना होगा कि कैसे इनकी एकता बनाए रखनी पड़ेगी। एक एक सवाल छोटा सा और जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत के बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज में। हमको केरल से 3 बड़े नाम कांग्रेस के दिखते हैं: शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी। शशि थरूर का हमने डिस्कस कर लिया। केसी वेणुगोपाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हाल रहा है, और खास करके प्रियंका गांधी के वायनाड में कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रही? वायनाड में तो ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप है कांग्रेस का। जो वो तो बहुत ही जबरदस्त वहां पे रिजल्ट आया है। और जहां तक केसी वेणुगोपाल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां भी कोई रिजल्ट खास खराब नहीं हुआ, वहां भी अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसलिए उस हिसाब से तो वोट अच्छा पड़ा है सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी केसी वेणुगोपाल भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं केरला की पॉलिटिक्स में, और वो भी डायरेक्टली हर बात पे जो है रिएक्ट कर रहे हैं। कोई भी यहाँ डेवलपमेंट होती है उसका रिएक्शन वहां पे पत्रकार भी लेते हैं उनका रिएक्शन। तो उससे साफ जाहिर है कि वो काफी दिलचस्पी केरला की पॉलिटिक्स में ले रहे हैं आजकल, और केंद्र की पॉलिटिक्स में थोड़ा कम उनका जो है फोकस है। तो इससे जी। साफ जाहिर है कि उनकी भी कुछ क्या कहते हैं उम्मीदें होंगी केरला में। अब ये देखना ये है कि किस तरह से ये लोग आपस में मिलकर जो है इसको लड़ेंगे, क्योंकि अगर जी। ये एकता उनकी नहीं बनी तो हो सकता है फिर दोबारा एक मुश्किल उनके सामने
पैदा हो जाए, क्योंकि यहाँ ये कहना जरूरी है कि जो वाम मोर्चा है, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि उनका जो बेस है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई बहुत बड़ा जो है इरोशन नहीं हुआ है वोट बेस में। लेकिन जो ऊपर से उनको जो जीतने के लिए वोट मिलता था वो वोट नहीं मिला है, वरना उनका बेस तो अभी भी इंटैक्ट है। तो इसलिए वाम मोर्चा को भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। इसलिए कांग्रेस को मेरे ख्याल से वो बातें सारी पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल क्लैश कितना क्लोज फाइट होती है हर चीजों में। तो वो एक ट्रेंड देखना पड़ेगा कि किस तरह चलेगा आगे। जी, खैर बड़े वक्त के बाद कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबर आई है, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। केरल से अच्छी खबर आई है और जैसा कि गिलवेस्टर भाई बता रहे हैं कि अगर यही परफॉर्मेंस रही तो सरकार कांग्रेस की बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करते हैं कि गिलवेस्टर भाई की बातें कांग्रेस हाईकमान सुनेगी और चीजों को ध्यान रखेगी। तब तक हम भी इंतजार करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हम लोगों को देखा जरूर जाता है एआईसी के लोगों के द्वारा, लेकिन अपने मतलब से वो चीजें आगे बताते हैं। आप शायद ठीक से बताएं। खैर गिलवेस्टर भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपने केरल की पूरी जानकारी दी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर। अब तो क्योंकि आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है विधानसभा चुनाव का, अब आपसे लगातार मुलाकातें हो रहेंगी, दर्शक भी हमारी केरल के बारे में लगातार जानकारी लेते रहेंगे गिलवेस्टर भाई से। फिलहाल आज आपने जो वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।